ओके दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू ऑन द संडे। तो आप सोच रहे होंगे कि पिछले 2 हफ्ते से मेरा जो वीकली रिव्यू है वो फ्राइडे सैटरडे की बजाय संडे को शिफ्ट हो रहा है, और इसका रीज़न है कि मैं अलग टाइम जोन में हूँ, तो चीज़ें एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। और वैसे भी ये हफ्ता जो है, जो एनालिसिस है इस हफ्ते का, जो इम्पैक्ट होने वाला है हमारे मार्केट के ऊपर रीसेंट इवेंट्स का, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि ग्लोबल जो न्यूज़ फ्लो है वो हमें निगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, और लोकल जो न्यूज़ फ्लो है वो हमको लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो एक तरीके से जो कुछ भी पॉलिसी डिसीजंस आए हैं, जो कुछ भी चेंजेस आए हैं इंडियन सिनारियोज में, वो लॉन्ग टर्म में जाकर के बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमको पेन झेलना है जो कि ग्लोबल मार्केट से आ रहा है। तो इस पूरी एनालिसिस को हम आज इस हफ्ते के वीकली रिव्यू में देखेंगे, और बनाएंगे प्लान किस तरीके से हमें आने वाले हफ्तों में प्लान करना है, कौन से सेक्टर्स हैं जो टूट रहे हैं, मार्केट कैप्स का बिहेवियर कैसा चल रहा है, वो सब हम आज हमारे इस वीकली रिव्यू में देखेंगे। In the shortest term, what I can tell you is we are at a very, very tricky juncture, because there are conflicting news flows that are coming from one side, from the global scenario, and a different kind of a long-term bullishness based news flow that is coming from the Indian scenario. So domestic versus global, इन दो फैक्टर्स के conflicting behavior को हमको झेलना है। तो आइए करते हैं मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। तो सबसे पहले हमारा स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन, जो कुछ भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आप सबकी, मेरी खुद की लर्निंग के लिए है। मैं खुद भी मार्केट में सीख रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं मार्केट की जर्नी को कवर करता हूँ, मैं मेरे चेक पॉइंट्स को कवर करता हूँ, वैसे वैसे मैं उनको आपके साथ मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, मेरे इस हफ्ते के रिव्यू में, हर हफ्ते के रिव्यू में मैं शेयर करता हूं। तो जो ये हफ्ता रहा है इसने काफी हद तक मैंने जो बोला था उन लेवल्स को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या ये लेवल्स प्रोटेक्ट होंगी, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि कुछ पैनिक सा क्रिएट होगा हमारे मार्केट में, खास करके पहले के 3 दिनों में, और फिर वहां से आगे जाकर के अच्छे मूव्स आने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये कौन सी न्यूज़ फ्लो है जो हमको हिट करने वाली है? एक तरीके से मैं कहता हूं कि तूफान जो है वो बढ़ेगा और उफान पे आएगा, लेकिन इसके बीच में बहुत ज्यादा चांसेस है कि बादल जल्दी छट जाएंगे हमारे लिए, और शायद हम एक सरप्राइजिंग बाउंस भी दे दें। ये सब क्यों होगा, ये हम आज अभी शुरुआत में ही डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आगे जाकर के आपको इस हफ्ते का पर्सपेक्टिव ठीक से समझ में आ जाएगा। तो इस हफ्ते की जो हमारी चाल है, ओवरऑल मार्केट कैप्स के मूव्स कैसे रहे हैं, सेक्टोरल मूव्स कैसे रहे हैं, उनको क्विकली सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सेक्टर वाइज अभी पेन बढ़ने लग गया। पिछले हफ्ते मैंने आपको बोला था कि मार्केट कैप हमारी निफ्टी की निगेटिव है, तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ मिड कैप में भी वो निगेटिविटी आ गई है, और स्मॉल कैप में भी ये निगेटिविटी जो है वो बढ़ गई है। तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये जो हमारा मार्केट है ये लार्ज कैप में डेफिनेटली काफी निगेटिव हो गया है। यहाँ पे जाकर के वेंचर करना अभी रिस्की है। मिड कैप में भी सिर्फ और सिर्फ अभी हमको स्टॉप लॉसेस को ट्रैक करना है, दोनों तरफ, यानी लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, हमको स्टॉप लॉसेस को ही ट्रैक करना है। हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को सिर्फ आगे संभालते संभालते लेके जाना है। जहां पे वीकनेसेस आएगा, हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, वहां से हमको निकल जाना है। स्मॉल कैप में अभी भी सिलेक्टिव एंट्रीज की पॉसिबिलिटीज हैं, अभी भी सिलेक्टिव एंट्री स्मॉल कैप में हो सकती है। लेकिन ड्यूरिंग द वीक अगर निगेटिविटी बढ़ जाती है तो फिर से यहाँ पे भी हमारा अप्रोच ये होगा कि नए पोजीशंस नहीं लेने हैं, स्टॉप लॉसेस को ट्रैक करना है। ओवरऑल आप देखेंगे तो मेरा जो थॉट प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है वो यही चल रहा है कि हम ऐसे मार्केट में हैं जहाँ पे टिपिकली मैं कॉशियसली बुलिश रहता हूँ, लेकिन बुलिशनेस कम करना है, कॉशन बढ़ाना है। तो आप देख सकते हैं कॉशन और बुलिशनेस एक तरीके से ओवरऑल मार्केट ब्रेड्थ में बहुत बैलेंस्ड चल रहे हैं। तो एक असमंजस की, एक दुविधा भरी सिचुएशन है, और ये सिर्फ चार्ट्स पे, ये सिर्फ मार्केट के सेक्टोरल बुलिशनेस पे नहीं है, पॉलिसी लेवल पे भी हमको दिखाई दे रही है। तो ये आने वाला हफ्ता मेरे लिए बहुत हद तक रहेगा वेट, 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 राइट,
और एक्ट फिर है एक्ट। क्यों है? तो हमको यूएस में से जो नेगेटिविटी आ रही है उसको मंडे को एब्सॉर्ब करना है। ट्यूसडे को हम काफी हद तक बाउंस देंगे लेकिन उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। वेनेसडे को भी चांसेस है कि हम साइडवेज ही रहेंगे, यहाँ पे भी रिएक्ट नहीं करना है। जो हमारा दिन आएगा दैट विल बी थर्सडे। थर्सडे को क्या होगा? थर्सडे को एक्चुअली यूएस में वेनसडे इवनिंग को उनका सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आने के चांसेस हैं, और इस डेटा आने के बाद जो हमको इम्पैक्ट दिखेगा वो दिखेगा थर्सडे और फ्राइडे को। तो बहुत ही ट्रिकी सी सिचुएशन है। मैं आपको समराइज भी करूंगा कि क्यों हमारे लिए यहाँ पे वेट करना बनता है, ना कि रैंडमली एग्जिट्स की तरफ भागना। पैनिक यहाँ पे करना आ, हमको अवॉइड करना होगा इनिशियल 3-4 दिनों में। और एक्चुअली हमको काफी हद तक हमारा ट्रू इम्पैक्ट जो है वो थर्सडे और फ्राइडे को देखना होगा। तो ये बहुत ही हफ्ता वेट एंड वॉच और फाइनली एक्ट का ही तरीके की सीरीज में, तरीके के अप्रोच में जाने वाला है। और ऐसा क्यों होने वाला है तो वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली बात है कि हम चलते हैं निफ्टी की लेवल के ऊपर, ताकि आपको समझ में आए कि ये वेट एंड वॉच एक्चुअली हमारे निफ्टी के चार्ट पे भी दिख रहा है। तो मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि हमारा जो निफ्टी है वो एक कप और हैंडल बना रहा है। अवर निफ्टी इज मेकिंग अ काइंड ऑफ कप एंड हैंडल। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कप था उस समय, और एक हम हैंडल बना करके ऊपर की तरफ जा रहे थे, राइट। तो 24,600 इज द लेवल जिसके बाद हम प्रॉपरली बुलिश होने वाले हैं। ये याद रखना है आपको, 24,600 के बाद हम प्रॉपरली बुलिश हो जाएंगे। लेकिन इस हफ्ते क्या हुआ? 24,200 जो हमारी 24,000 की जो हमारी रेजिस्टेंस है वहां से हम सिर्फ करेक्ट होते रहे। और जो लेवल मैंने आपको बताई थी जिसके बियॉन्ड, जिसके नीचे जाना हमारे लिए निगेटिव होगा, ये कप एंड हैंडल स्ट्रक्चर का ब्रेक होना होगा, उसको थैंकफुली हमने प्रोटेक्ट कर लिया है। इंट्राडे में हमने उनको टच किया 23,200 को, लेकिन बाद में यहाँ से अगले 2 दिनों में पॉजिटिविटी दिखती रही और हम इस लेवल के ऊपर बने रहे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया है? प्रॉब्लम हुआ है फ्राइडे नाइट को। फ्राइडे नाइट को प्रॉब्लम हुआ है, और जिसके कारण कंफ्लिक्टिंग सी सिचुएशन अभी हमारे मार्केट में बन रही है। फिर भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमको क्या करना है। अगर हम 23,200 के नीचे जाते हैं तो निगेटिविटी बढ़ने वाली है। डेफिनेटली हमको सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉसेस को ट्रैक करना है, ठीक है। और जैसे ही हम सस्टेन करेंगे 23,200 के ऊपर, चांसेस है कि हम 23,200 के ऊपर फिर से आ जाएंगे। तो यहाँ से फिर हमको मॉनिटर करना है हमारे मार्केट की नई पोजीशंस को, और यहाँ से हम रिटेस्ट अच्छे अच्छे स्टॉक्स में जहां पे भी ब्रेकआउट रिटेस्ट हुए हैं वहां से हम काम कर पाएंगे। तो ये जो सिचुएशन है, जो करेक्शन आने वाला है, इसका अप्रोच, इसका मेन फोकस हमारा रहने वाला है रीटेस्ट थ्योरी के ऊपर। कि मार्केट भले ही करेक्ट हो जाए, अच्छे स्टॉक्स में बिना कोई कारण के करेक्शन आएगा और वो एक ब्रेकआउट रिटेस्ट देंगे। हमको इन रिटेस्ट के ऊपर फोकस करना होगा इस हफ्ते और अगले हफ्ते। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही क्रिएट होती है। हमको दिख रहे हैं कि स्टॉक रैली पे रैली करते करते ऊपर जा रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक ऑफ, और कोई भी बाइंग या सेल की ये एडवाइस नहीं है बाय द वे। तो जैसे मैं आपको कमिंस इंडिया का स्टॉक बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे दिखेगा कि कमिंस इंडिया के अंदर जो मूव आए थे वो काफी बुलिश थे। तो मार्केट में ऐसा ही होता है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो ब्रेकआउट के बाद बुलिश मूव्स दे देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा एक बुलिश मूव आ जाता है और हमको लगता है कि हम अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं और यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद आ जाता है करेक्शन बिकॉज ऑफ मार्केट रीजंस। वी जस्ट कैनॉट से मार्केट का कोई भी रीजन होगा उसके कारण करेक्शन आता है, फिर रिवर्सल से हम ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये जो मार्केट का करेक्शन रहता है उसमें हमको जो अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है वो उन स्टॉक्स में ढूंढनी है जो ब्रेकआउट्स की अब रिटेस्ट करेंगे। और ये रिटेस्ट होगी क्योंकि कोर लेवल पे अगर आप देखेंगे इंडिया में कोर इंडस्ट्री जो अगर आप देखेंगे वो जो है टिपिकली मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा है आपका द वन रिलेटेड टू पावर एनर्जी, राइट। इनके अंदर बहुत ही ज्यादा
न्यूज़ फ्लो है, स्ट्रॉन्ग न्यूज़ फ्लो है। इन कंपनियों का प्रोजेक्शंस भी बहुत सॉलिड चल रहा है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। तो कोर इंडस्ट्रीज जो कहता हूं मैं, उनके अंदर बहुत अच्छा काम एट द ग्राउंड लेवल चल रहा है, और जिसके कारण ये रैलीज बन रही है। लेकिन बिना फाउंडेशन लेवल पे कुछ कारण बने हुए भी मार्केट ड्यू टू इट्स पैनिक, ड्यू टू इट्स ग्लोबल रीजंस करेक्ट होगा और हमको अच्छे रीटेस्ट अपॉर्चुनिटीज देगा। तो आने वाले 2 हफ्ते में हमको रीटेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, राइट? क्योंकि जो कुछ भी चल रहा है वो ग्लोबल न्यूज़ फ्लो के कारण ज्यादा हो रहा है। डोमेस्टिक न्यूज़ फ्लो की तरफ अगर हम देखें तो वो उतने बुरे सिग्नल नहीं है। तो जिस तरीके से यहाँ पे हमको एक गैप का रिटेस्ट दिखा है, वैसे ही हमको शायद इस बॉटम का रिटेस्ट भी करना पड़ सकता है। लेकिन इसकी अपॉर्चुनिटी हमको स्टॉक लेवल पे ढूंढनी पड़ेगी कि जो जो अच्छे रैली में स्ट्रांग चल रहे स्टॉक्स है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, अब उनमें हमको एक सेफ एंट्री करने का मौका मिलेगा। और वो मौका मिलेगा ओनली एंड ओनली थ्रू द रीटेस्ट सिनारियोस। तो रीटेस्ट इंडिविजुअल स्टॉक पे जो बहुत स्ट्रांग चल रहे हैं, सेक्टर्स जो स्ट्रांग चल रहे हैं, जिनके अंदर करेक्शन आने वाला है, उसका यूज आप इस रीटेस्ट सिनारियो के लिए अच्छे से कर सकते हैं आने वाले 2 हफ्ते में। तो चलिए चलते हैं, न्यूज़ फ्लो इम्पैक्ट क्या है, कैसा है, और वो किस तरीके से हमें आगे जा करके हिट करने वाला है। क्यों मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे कंफ्लिक्टिंग सा सिनारियो बन रहा है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं यूएस मार्केट की तरफ। अगर हम यूएस डेटा को देखें तो यूएस में जो कुछ भी रैली चल रही थी वो टेक में ज्यादा करके स्ट्रांगली चल रही थी। और टेक में स्ट्रांगली जब रैली चलती है तो ये बहुत ही बुलिश चल रही थी, रिस्क ऑफ चल रही थी। यानी लोग सोच रहे थे कि हमें कोई रिस्क की कोई गुंजाइश नहीं है, वी विल कंटिन्यू टू रन। और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था कि यूएस के जो बैंकिंग के रेट्स हैं, जो बैंक्स के, फेड बैंक्स के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये या तो स्टेबल रहेंगे या नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी वीक चल रही है। ऐसा उनका असम्पशन था, क्योंकि जॉब्स जो है वो क्रिएट नहीं हो रहे थे। लेकिन जो जॉब्स का डेटा आया, जो जॉब का डेटा आया फ्राइडे को, उसने बहुत बड़ी धूम मचा दी मार्केट में। और ये डेटा अगर मैं आपको ठीक से बताता हूं तो आपको दिखेगा कि ओवरऑल जो प्रिंट था, जो कि मई के डेटा का था, वो एक्सपेक्टेड था अराउंड 85,000 जॉब क्रिएट होना, लेकिन वो क्रिएट हुए हैं 1,72,000। ये मई की बात है। तो मई में इतना स्ट्रांग जो डेटा आया है जॉब क्रिएशन का, उसने बहुत हद तक बूस्ट दे दी कि एक्चुअली यूएस की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग चल रही है, बहुत रोबस्टली चल रही है। और अगर इन्फ्लेशन है इस इकोनॉमी में, जो कि है वहां पे, तो अब ऐसा टाइम आ सकता है कि हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी तो स्ट्रांग चल रही है, जॉब्स भी क्रिएट हो रही है। तो महंगाई को अगर नीचे लाना है तो ये वक्त है, सही वक्त है, जो कि हम बैंकिंग के लेंडिंग रेट्स बढ़ा दें, जिसके कारण इस महंगाई को हम कंट्रोल कर सके। जाते जाते फैग एंड ऑफ द फ्राइडे को ये भी हो गया कि उन्होंने उनके अप्रैल का एज वेल एज मार्च का जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है उसको करेक्ट किया है, और वो भी अपवर्ड्स करेक्ट किया है। यानी पिछले 3 महीने से आप देख रहे हैं कि यूएस में जो जॉब क्रिएशन है वो बहुत ही स्ट्रांग चल रही है। अगर आप मार्च का डेटा देखते हैं तो इट हैज बीन अपग्रेडेड बाय 29,000 जॉब्स टू 214K, यानी 2,14,000 के नंबर पे ये चला गया है। तो ये भी ऊपर की तरफ रिवाइज किया है। एज वेल एज अप्रैल का जो पेरोल है वो भी 64,000, 64,000 जॉब से अपग्रेड करके 179K कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि पिछले 3 महीनों में 1.5 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएशन का डेटा हर महीने यूएस इकोनॉमी में आया है। इस सब ने क्या कर दिया है? इस सब ने ये पॉसिबिलिटी बढ़ा दी है कि यूएस जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। और इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर चल रहा है। अब क्या होने वाला है, वेनेसडे को यूएस में सीपीआई का डेटा आने वाला है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल रहेगा। वेनेसडे को आने वाला इन्फ्लेशन का नंबर बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहेगा। अगर इन्फ्लेशन यहाँ पे हाई दिखा तो पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन अगर ये इन्फ्लेशन का डेटा कूल्ड ऑफ आया
तो पॉसिबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट्स कम से कम वैसे ही रखे जाएंगे। तो इसके कारण मार्केट जो है यूएस का ये बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, वोलाटाइल रहने वाला है टिल वेनसडे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे वेनसडे इवनिंग तक हमारे मार्केट में भी पैनिक रहेगा, अनिश्चितता रहेगी फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। और थर्सडे और फ्राइडे को हमको एक्चुअली दिखेगा कि हम किस तरफ जाने वाले हैं। लेकिन इन 3 दिनों में मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे को जो मूव्स आएंगे, यहाँ पे काफी हद तक आपको कन्फ्लिक्ट सा दिखाई दे सकता है। हम सोच रहे हैं कि यूएस का जो मार्केट डेटा आया है उसके कारण जो करेक्शन आया है नैस्डैक में 4% का, उसका इम्पैक्ट हमारे टेक कंपनियों पे पड़ेगा। और हम ये सोच के चल रहे हैं कि मंडे को हमारे मार्केट में काफी स्ट्रांग करेक्शन आएगा, यानी गिफ्ट निफ्टी तो बता रहा है कि हम 300 पॉइंट से ज्यादा नीचे की तरफ ओपन होंगे। लेकिन चांसेस ये भी है कि हम यहां से ऊपर बाउंस करेंगे। क्यों करेंगे? तो इसके पीछे जो है हमारे डोमेस्टिक सिग्नल्स काम कर रहे हैं। अब क्या होने वाला है, मैं आपका फोकस लाता हूं डोमेस्टिक न्यूज फ्लो के ऊपर। सबसे पहले जो है आरबीआई का डिसीजन। आरबीआई ने जो डिसीजन लिया है, दे हैव केप्ट द इंटरेस्ट रेट्स कंसिस्टेंट एट 5.25%। तो उन्होंने यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया है। तो जो बातें चल रही थी कि तेल का इम्पैक्ट जो हमारी इकोनॉमी पे आ रहा है धीरे धीरे करके, गैस के, पेट्रोल के, डीजल के प्राइसेस जो बढ़ाए जा रहे हैं, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। उससे इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण चांसेस ये हैं कि हमारे यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी। और इस महंगाई को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कहीं पे जाकर के हमारी आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। लेकिन इस बार आरबीआई ने वो नहीं किया है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बनता है। ठीक है, ये पहला पॉजिटिव पॉइंट बनता है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है? दूसरे जो इंडिया ने डिसीजंस लिए हैं रिगार्डिंग द एफआईआई इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियाज बॉन्ड मार्केट, या इंडियन जो कहते हैं हम इनको लेंडिंग सिनारियो, यानी जहाँ पे भी हमारे डेप्ट फंड्स हैं, हमारे बॉन्ड मार्केट है, यहाँ पे एफआईआई के लिए जो चेंजेस गवर्नमेंट ने किए हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे और पॉजिटिव हैं। वो किस तरीके से पॉजिटिव है, तो लेट मी क्विकली समराइज देम, क्योंकि डेटा काफी है तो आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड द नोट्स फॉर यू। तो let me quickly look for those updates so that I'm pretty much clear and sure about what I am sharing with you। तो जो मेजर चेंजेस कर दिए हैं गवर्नमेंट ने वो तो है इनका एलटीसीजी। तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो टैक्सेशन चलता था ऑन दी बॉन्ड्स एज वेल एज द डेट फंड्स, वो उसको चेंज करके गवर्नमेंट ने जो पहले 12.5% था, अभी इसको जीरो कर दिया है। तो ये बॉन्ड मार्केट के लिए, रिमेंबर हम चाहते थे कि इक्विटी में ऐसा हो जाए, सपना आधा पूरा हो रहा है, पूरा पूरा नहीं हुआ है। दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो चलता था, दैट वाज रनिंग एट 20% टू 30%। तो 20 से 30 तक का जो शॉर्ट टर्म गेन था, इसको भी टैक्सेशन को गवर्नमेंट ने जीरो कर दिया है ना। इससे भी क्या होगा, फुल एग्जम्पशन के कारण अभी जो हमारे बॉन्ड मार्केट्स हैं, हमारे हमारे जो डेट मार्केट्स है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएंगे। इन दोनों की तरफ अब यहाँ पे हमारा बहुत इनफ्लो जो है डॉलर का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बढ़ सकता है। तीसरा जो उन्होंने काम किया है, विथ होल्डिंग टैक्स जो था इंटरेस्ट के ऊपर, जो कुछ भी इनको यहाँ पे इंटरेस्ट जो गेन होता था उसके ऊपर जो विथहोल्डिंग टैक्स था वो करीब करीब 20% पहले था, अब इस टैक्स को भी गवर्नमेंट ने जीरो कर दिया है। तो इन 3 कदमों के कारण अब क्या होने वाला है कि आप एफआईआई की इन्वेस्टमेंट बॉन्ड मार्केट में, लेंडिंग मार्केट में बढ़ती हुई देखेंगे। और इसके कारण हमारे जो बॉन्ड मार्केट के जो रेट्स थे, इनके अंदर भी हमको करेक्शन दिखा ड्यूरिंग द फ्राइडे लेट इवनिंग। और हमारा रुपी जो है वो भी स्ट्रांग हुआ है। अगर आप क्विकली आ जाते हैं रुपी के चार्ट के ऊपर, तो आपको दिखेगा कि फ्राइडे के दिन यहाँ पे करेक्शन आया है रुपी में, राइट। फ्राइडे के दिन रुपी में करेक्शन आया है, और ये करेक्शन अराउंड 1% का है। और ये पूरा का पूरा 1% अगर आप देखेंगे ना, ये कब आया है, इसके लिए मैं आपको शॉर्ट टर्म चार्ट पे लेके जाता हूँ। तो आपको दिखेगा ये पूरा का पूरा करेक्शन जो है, ये रात को करीब करीब 9:55 के बाद आया है। तो ये
लेट इवनिंग में आया हुआ सा करेक्शन है, और ये क्लियरली बता रहा है कि जो कुछ भी गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स हैं उसके कारण इमीडिएट इम्पैक्ट रुपी पे आया है। तो रुपीस का ठंडा होना ये हमें बता रहा है कि आ, आने वाले टाइम में हमारा रुपी जो है वो बेटर बिहेव करेगा, और ये रुपी का स्ट्रांग होना, रुपी का बेटर बिहेव करना, ये बहुत हद तक हमारे एफआई सप्लाई को इम्प्रूव कर सकता है टुवर्ड्स द बॉन्ड मार्केट, एंड विच इज गोइंग टू बिकम क्वाइट पॉजिटिव। दूसरे जो पॉलिसी चेंजेस गवर्नमेंट ने किए हैं वो किए हैं फॉर दी नॉन रेसिडेंट इंडियंस। तो इंडिया में जो कुछ भी इंडियन सिटीजन्स बाहर रहते हैं और वहां से वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें मेजर चेंजेस किया है। तो एज एन इंडिविजुअल यू कुड होल्ड अप टू 5% equity in any particular business in any company, you could hold up to 5% इंटरेस्ट। अब इस लिमिट को जो गवर्नमेंट ने बढ़ा के कर दिया है, इसको लिमिट ने गवर्नमेंट ने जो है इसको बढ़ा करके कर दिया है अराउंड 10%। तो इसको 10% कर दिया है, तो इससे क्या होगा, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में जो फॉरेन इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा डालना जो है यहाँ पे और अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। दूसरा उन्होंने लिमिट क्या किया था, कलेक्टिव लिमिट जो था कि किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डिंग में कलेक्टिव लिमिट जो है वो पहले 10% था। तो मल्टीपल लोग जो फॉरेन रेसिडेंट्स हैं वो करीब 10% तक होल्डिंग रख सकते थे, अब इसको चेंज करके बढ़ा दिया गया है 24% की तरफ। तो दोनों तरफ से आपको क्या बेनिफिट दिखेगा कि जो कुछ भी फॉरेन इंडियन इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते थे अच्छे अच्छे बिजनेसेस में, पहले उनके ऊपर एक लिमिट था, उस लिमिट को भी बढ़ा करके डबल कर दिया गया है प्रैक्टिकली। तो इसके कारण भी आपको स्मॉल कैप मिड कैप में, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स लार्ज कैप में इतनी बड़ी पोजीशंस तो लेंगे नहीं, स्मॉल कैप और मिड कैप में डेफिनेटली हमको काफी अच्छी पॉजिटिविटी दिखाई दे सकती है। तो इस तरीके से जो तीन डिसीजंस लिए हैं, एक आरबीआई की तरफ से, एक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑन द एफआईआई टैक्सेशन ऑन बॉन्डिंग एंड लेंडिंग मार्केट्स, एंड ऑन द एनआरआईज इन्वेस्टमेंट लिमिट्स विद इन इक्विटी, इन तीनों चीजों से जो इनफ्लो है हमारे मार्केट में वो पॉजिटिव हो सकता है। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या आया, तो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट आपने देखा होगा थर्सडे और फ्राइडे के दिन हमारे जो इस हफ्ते के जो बड़े मूव्स हैं वो हमने कैप्चर किए हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। तो आप जब भी देखेंगे इस हफ्ते जो बड़े मूव्स आए हैं वो बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक्स में आए हैं, और इसका मेजर सोर्स क्या रहा है, इसका सोर्स रहा है आरबीआई के रेट्स का होल्ड करना, एज वेल एज गवर्नमेंट की तरफ से जो मेजर्स आए हैं बॉन्ड मार्केट को रिलैक्स करना, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट्स भी लेंडिंग के जो है वो काफी हद तक संभल जाएंगे, और यहाँ पे आपको एक कप एंड हैंडल भी बनता हुआ दिख रहा है। तो आपको एक सीधी सीधी सी बात दिख रही है कि न्यूज़ फ्लो और चार्ट्स दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग टुगेदर ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। तो इस हफ्ते में जहां पे हम डंपिंग देखेंगे आईटी रिलेटेड स्टॉक्स की, मेनली कमिंग फ्रॉम द यूएस प्रेशर्स, उसके अगेंस्ट हमको ऑब्जर्व करना होगा फाइट बैक हमको फाइट बैक ऑब्जर्व करना होगा ऑफ द financials of the small caps and mid caps. Financials because of all the changes in bond market and the rates, and mid cap and small cap because of the limit relaxation that has come for the NRIs and the foreign residents of India. तो ये रेमिटेंसेस बढ़ करके स्मॉल कैप मिड कैप में पुश आ सकता है, आएगा कि नहीं मैं हमेशा प्रेडिक्ट नहीं करता हूं, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूं कि ये पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं, ताकि हम इस डायरेक्शन में देखें इस हफ्ते। क्या होता है कि अगर हम हमारे गेम फील्ड को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले, हम समझ ले कहाँ पे स्ट्रेंथ है कहाँ पे वीकनेसेस है, तो हमारा फोकस राइट रहता है। हम पैनिक के बीच में, क्योंकि पैनिक आएगा, मंडे को पैनिक आएगा, हमारी जनता है जो यूएस मार्केट को देख रही थी वो उसको देख करके एक ट्रिगर देगी, और जिसके कारण वेरी रीजनेबली वेल एंड गुड रीजंस टेक स्टॉक्स में पैनिक आएगा, जो कि हमारे मार्केट की ओपनिंग को इफेक्ट कर सकता है नीचे की तरफ। बट इसके पीछे आप याद रखिएगा एक रेजिलियंस भी है हमारे मार्केट में बिकॉज ऑफ दीज डोमेस्टिक स्टेप्स, जो कि शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट दिखा दे तो बेटर है, अदरवाइज मिड टू लॉन्ग टर्म में पक्का ये इंपैक्ट दिखाएगा। ओके, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में इनिशियल करेक्शन, करेक्शन के बाद एक बाउंस, और इस बाउंस में हमको क्या कैप्चर करना है, इस बाउंस में हमको कैप्चर करना है ब्रेकआउट रिटेस्ट के स्टॉक्स।
ओके, तो ब्रेकआउट रिटेस्ट के स्टॉक्स को कैसे स्कैन करना है, किस तरीके से हम इसको कैप्चर करने वाले हैं, ये मैं प्लैटिनम मेंबर्स के लिए जो वीडियो रिलीज करूंगा उसमें शेयर करने वाला हूं। तो डेफिनेटली कीप अ वॉच ऑन इट, दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन दिस पर्टिकुलर market, right? So this is a summary about where Indian overall global scenario is, where the domestic scenario is, and how the fight back between them is going to happen in the coming week, right? So at this point, I'll just break down this video so that this can go for the public consumption. So give me a quick moment that we are just going to stop and